सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम छत्रावत। एज आई सेड दैट 8th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है। और सॉल्यूशन में हम लोग देखने वाले कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, और डेफिनेटली जो इसको अटेंड करेगा एग्ज़ाम में बहुत अच्छे चांसेस है कि आप अच्छा स्कोर करोगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, लेट्स बिगिन 8th स्टैंडर्ड सेमिस्टर 1 महाराष्ट्र बोर्ड क्वेश्चन पेपर। और इसका पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको ऑप्शन चूज़ करना है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है रूट ऑफ 144। आप सभी को पता है रूट 144 12 का स्क्वायर होता है, तो रूट 144 हो जाएगा 12। सेकंड दे रखा है 30 + 6। 30 + 6 आपको पता है 36 होता है। 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो डेफिनेटली रूट ऑफ 36 हो जाएगा 6। तो ये दोनों इरेशनल नंबर तो हो ही नहीं सकते, हमें फाइंड करना है इरेशनल नंबर। तो दोनों कैसे नंबर है, इंटीजर से, तो यहाँ पे कोई इरेशनल नंबर की बात ही नहीं आती। थर्ड ऑप्शन 3.14, पॉइंट के बाद 14 है, आगे कुछ है क्या यहाँ पे? 14 मतलब कंप्लीट नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है ना, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है। अगर आप रूट 13 को देखोगे, रूट 13 का वैल्यू होता है पॉइंट के बाद 732050। आप मोबाइल नंबर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। डेसिमल के बाद ये नंबर कभी खत्म नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे, विच ऑफ पैरेलल लाइन्स दे रखी, दो पैरेलल लाइन ले लो। देखो ये दोनों हमने क्या ले लिया यहाँ पे, देखो दो पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे ले लिया है, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना। यहाँ पे एंगल फॉर्म इंच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। यहाँ पे देखो इंटीरियर एंगल, देखो यहाँ पे दो एंगल इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ये ए और ये दूसरा वाला बी। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ए और बी इंटीरियर एंगल बना है, पूछा ये इंटीरियर एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, इक्वल है या नन ऑफ दिस है। अगर आप ए और बी का सम करोगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। और आपको पता है जिन एंगल का सम 180 डिग्री होता है उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल? सप्लीमेंट्री। तो ऑप्शन देख लेना सप्लीमेंट्री के लिए कौन सा है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा क्यूब ऑफ 0.1। 0.1 का क्यूब मतलब, पहले क्यूब का मतलब समझो। क्यूब का मतलब किसी भी नंबर को साथ किसी भी नंबर को उसी के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करना। अगर मैं 0.1 को खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर 1 × 1 × 1 करता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 1। और अगर आप हर 0.1 में अगर देखोगे एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो ऐसे 3 नंबर है, 3 नंबर में कितना नंबर के बाद पॉइंट होगा? टोटल 3 नंबर के बाद। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे 1 2 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.001 इस तरीके से। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड। पहले हम लोग समझते हैं कि मीडियन क्या होता है, ठीक है, फिर ट्राइंगल में मीडियन क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले देखो ये ट्राइंगल हमने बनाया, इस वर्टेक्स से हमने ये वाला लाइन ड्रॉ किया, इस वर्टेक्स से क्या किया हमने, ये वाला लाइन ड्रॉ किया। ठीक है ना। यहाँ पे ये लाइन आपको इस तरीके, इस रे को आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि ये रे सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक डाउन करे। अगर ये रे इस वर्टाइसेस के सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक डाउन कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे मीडियन। तो ये ऐसे मीडियन आपको हर वर्टाइसेस से ड्रॉ करना है ट्राइंगल के। तो देखो यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, देखो यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, और जहाँ पे तीनों के तीनों मीडियन क्या कर रही है, मिल रही है। देखो यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो एक बार सुन लो, सेंट्रॉइड का मतलब जहाँ पे ट्राइंगल की मीडियन मिलती है, उनका मिलाप होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो आई होप सो ये भी आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 4 सॉल्व करने, ध्यान रखना। राइट द एक्सपेंशन फॉर्मूला। क्या आपको a-b होल क्यूब पता है सभी को क्या होता है? नहीं पता तो देख लो, ये फॉर्मूला है a³ - 3a² प्लस 3ab² - b³। हाँ, इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको याद करना है। मेरा एक रिकमेंड आपको एक नोट है कि प्लीज़ ये वाला फॉर्मूला भी आप याद कर लो। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये वाला फॉर्मूला इस टाइम एग्जाम में आ सकता है आपके। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन करना है। इसके लिए मैं एक सबसे बढ़िया हिंट आपको देने वाला हूँ, एक मतलब राज की बात बताने वाला हूँ कि इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ। फैक्टराइजेशन समझाना एक लंबा प्रोसेस है, तो जाके नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो, तो आपका फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो फैक्टराइजेशन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार वीडियो देख लो। चलो एक बार लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब -7p को हम कैसे लिख सकते हैं, -11p + 4p। देखो -11 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा वापस, तो -7p मिलेगा। अब यहाँ से आप p कॉमन निकाल दो,
निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा p-11। यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल दो, अंदर बच जाएगा p-11। अब p-11 p-11 दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने ही चाहिए, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, उनको एक बार लिखा और इस p का और इस p को मिला के हमने एक बार लिख दिया। आया समझ में आपको? बहुत बढ़िया तरीके से इस p को और इस p को मिला के हमने कितनी बार लिख दिया, देखो ये वाला p और ये वाला p दोनों को मिला के हमने कितनी बार लिख दिया, एक बार लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते रहना है और काम हो जाएगा। वापस बता रहा हूँ, फैक्टराइजेशन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके फैक्टराइजेशन का वीडियो देख लो, इतना बढ़िया तरीके से मेहनत करके समझाया है और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए, ए इसको पढ़ेंगे कैसा पहले वो समझो। ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इन्वर्स वेरिएशन ऑफ बी, मतलब अगर ए का वैल्यू बढ़ता है इसका मतलब बी का वैल्यू घटेगा। अगर यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा। मैं वापस अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लो कि अपने पास यहाँ पे लेट्स टेक अ पेन ले लेते हैं एक अपन अच्छे से। यहाँ पे मान लो कि अगर मैं ए का वैल्यू बढ़ाता हूँ, मतलब ए की वैल्यू को क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब होता है इन्वर्स वेरिएशन। अगर यहाँ पे आप बी का वैल्यू को क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, तो उसके साथ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना, इस तरीके से ध्यान रखना। तो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग कि लेट्स टेक अ, यहाँ पे मान लो कि जब भी कोई दो क्वांटिटी अगर इन्वर्स वेरिएशन में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ पे आपको कांसेप्ट बता देता हूँ। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, और अगर कोई क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उनका क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है। तो ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है ये है इन्वर्स वेरिएशन का, तो हम लोग a इंटू बी कर देंगे और कांस्टेंट लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। a का वैल्यू पुट कर देंगे 120, b का वैल्यू पुट कर देंगे 3 और 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 360। दैट्स इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करते रहना। अभी यहाँ पे क्या दिया है आपको, देखो आपको देखा मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो उस प्रोडक्ट के पैकेट पे जो प्राइस लिखा होता है वो उसको क्या बोलेंगे, मार्क प्राइस। लेकिन आपको पता है हम कोई भी चीज़ मार्क प्राइस में खरीदने वाले तो नहीं है। हमारी एक आदत है बार्गेनिंग करने की, ऑब्वियसली करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम बार्गेनिंग करके उस प्रोडक्ट को कितने में परचेस करेंगे, 1540 का। अभी सवाल ये बनता है कि आपको कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस माइनस क्या करेंगे हम, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे अपने पास मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 1700, सेलिंग प्राइस कितनी है 1540, माइनस कर लो, यू विल गेट आंसर 160। तो आपको 160 का डिस्काउंट मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 9/37। इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है आपको, यहाँ पे इसको लिखना है आपको डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म का मतलब पॉइंट के फॉर्म में। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप ये डिवीजन करो, आई होप सो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे डिवीजन तो आता होगा। ठीक है ना, अब आपको 9 को 37 से आपको डिवाइड करना है, तो आप पहले तो डायरेक्ट 39 को 37 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, पहले 0 से करना पड़ेगा हम यहाँ पे। तो ना 37 0 हो जाएगा, यू विल गेट 9, और यहाँ से हम 0 लिख लेंगे। 37 हम लोग 2 करेंगे, 74 आएगा, माइनस करके यहाँ पे देखो 16 आएगा। ठीक है, अगेन 0 ले लेंगे, 37 4 कर लेंगे, 148 आ जाएगा। आई होप सो मुझे आपको डिवीजन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, 8th स्टैंडर्ड में आप। फिर यहाँ पे 12 बचेगा और 0 ले लेंगे ऊपर, 37 3 करेंगे तो 11 111 आ जाएगा और 9 यहाँ पे बचेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन अभी एक बात को समझना है। यहाँ पे अपने पास कितना आ गया, देखो यहाँ पे अपने पास आ गया, एक सेकंड ना, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, देखो यहाँ पे आ गया अपने पास 9, और यहाँ पे भी क्या था, देखो 9। ठीक है, अब 9 रिपीट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे का जो 2 4 3 के बाद जो नंबर्स होगा वो वापस रिपीट होगा। देखो 9 आया, वापस यहाँ 0 लिखूंगा, देखो 90 हो गया। अब 90 में आपको कितने से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से, तो 37 2 से, तो वापस इधर यहाँ पे कितना आ जाएगा, वापस आ जाएगा यहाँ पे, वापस यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे वापस आ जाएगा 290। फिर वापस कितना आएगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा 4, वापस कितना आएगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा 3। तो ये जो 243 है 243 है क्या होगा, बार बार आपका रिपीट होते जाएगा। तो 9/37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.243 लिख दिया आपने, लेकिन उसके ऊपर आपको लगाना है इस तरीके से प्यारा सा बार। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार आपको लगाना पड़ेगा 0.243, इसका आंसर हो जाएगा। तो फाइनल में आप ये सब करने के बाद नीचे ये वापस आप एक बार लिख लेना। ठीक है, इस तरीके से। तो वापस बता रहा हूँ मैं आपको, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और डेफिनेटली
श्योर हूँ मैं कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो और लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द बिलो फिगर, मतलब आपको ये फिगर को ऑब्जर्व करना है और उनके बारे में बताना है। सबसे पहले पूछा बताओ इंटीरियर एंगल कौन से हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर पूछा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखो आप लोग, इंटीरियर एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे से देखो, ये जो बी है और ये जो ई है, ये क्या है, ये दोनों एंगल इस लाइन के एक ही तरफ है। तो ये जो बी और ई कौन सा एंगल हो जाएंगे, हमारे इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे दे रखा है, ये बी और ई कौन सा एंगल हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसी तरीके से ये सी और ये एच, ये भी आपके कौन से एंगल हो जाएंगे, ये भी आपके हो जाएंगे इंटीरियर एंगल। करेक्ट है, इंटीरियर एंगल मतलब लाइन के अंदर, लाइन की ये ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके अंदर जो एंगल है उनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। सेकंड है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इस लाइन पे फोकस करो। अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल, अल्टरनेट। देखो अल्टरनेट एंगल का एक बढ़िया सा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो कलर चेंज करते पहले तो, अब देखो यहाँ पे एक जेड बनाओ, ये दिख रहा है आपको जेड बनते हुए, यहाँ पे देखो ये जेड बन रहा है, हाँ ये जेड बन गया अभी आपके पास। एक मिनट थोड़ा सा ब्राइट कलर लेते हैं। यहाँ पे जो Z बना है, अब यहाँ पे जो ये C है और यहाँ पे जो E है, देखो ये Z के अंदर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे C और E कौन सा एंगल हो जाएगा, आपका अल्टरनेट एंगल। उसी तरीके से देखो दूसरा Z यहाँ पे बनेगा, देखो अच्छे से प्यार से देखो, यहाँ पे ये Z बना ये वाला, तो ये जो आपका यहाँ पे B है और ये जो आपका यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे देखो B के साथ क्या है, यहाँ पे H है, हाँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा, ये भी आपका अल्टरनेट, ये B और ये H, ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पे अल्टरनेट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 3, 2, 7, 6, 8। आपको उसका क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है आपको, उसका फैक्टर निकालना। कौन सा का 3, एक सेकेंड अपने पास पेन कौन सा ले आप बता दो, यहाँ पे वाइट ले लेते। चलो 3, 2, 7, 6, 8 फैक्टर। तो पहले आप क्या करो, 3, 2, 7, 6, 8 के फैक्टर्स बनाओ, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्यूब फाइंड करना है। तो इसके फैक्टर गिराने के लिए पहले मैं 8 से डिवाइड करते हैं इसको। देखो जब भी आप अभी मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया, 4096, तो मैंने यहाँ पे 4096 लिखा। उसी तरीके से आप इसको डिवाइड करते जाओ। वापस मैंने 8 से डिवाइड किया 512 आया, वापस 8 से डिवाइड किया क्या आ गया यहाँ पे 64 आया, वापस मैंने 8 से डिवाइड किया 8 आया, वापस 8 से डिवाइड किया 1 आया। इस तरीके से जैसे 1 आ गया आपका काम खत्म। तो मुझे बताओ इसमें कितने सारे 8 आ गए, ये देखो इतने सारे 8 आ गए। ठीक है ना, तो अब क्या करूँगा मैं, 3, 2, 7, 8 ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिख दूंगा और ये सारे के सारे 8 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जितनी बार यहाँ पे 8 आए उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूंगा, तो क्योंकि यहाँ पे 3, 2, 7, 6 के ये सारे फैक्टर्स हैं। अब क्या करना, आपको क्यूब निकालना। तो एक बात का ध्यान रखना, आपको इसका अगर क्यूब निकालना है तो ये 3, 2, 7, 8 है, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, सारे के सारे हम लोग 8 लिख देंगे। अब क्या करना, जब भी आप क्यूब रूट निकालते हो, क्या निकालते हो, सॉरी क्यूब रूट निकालना, आई विल टेक माई वर्ड बैक अगेन, आपको निकालना है क्यूब रूट निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप क्यूब रूट फाइंड करते हो ना, तो क्यूब रूट में जो क्यूब रूट के अंदर जो टर्म 3 बार लिखे हुए हैं उसको बाहर निकालने के बाद आपको कितनी बार लिखना है, एक बार। जैसे देखो ये 888 को मैंने एक बार लिखा, उसी तरीके से ये 888 को मैंने कितनी बार लिखा, एक बार लिखा, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। और 8 × 8 क्या हो जाएगा आपका 64, 8 × 8 क्या हो जाएगा आपका 64। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 64, दैट्स इट। तो वेरी सिंपल था। तो 3, 2, 7, 6, 8 का मतलब यहाँ पे आप लिख दो 3, 2, 7, चलो आप लिख दोगे, मैं मान के चलता हूँ, ऐसा क्यूब भी डाल देना ऊपर। इसका आंसर आ गया आपका 64, बहुत बढ़िया से। ठीक है ना, यहाँ पे 6 और 8 और लिख लेता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे आधा लिख के छोड़ दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो गया हमारा आंसर 64, क्यूब रूट मिल गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको एक्सपांड करना। अभी इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका a, ये x और ये हो जाएगा आपका b। देखो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, x पहले x प्लस a x माइनस b। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला। इसको ओपन करोगे क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करोगे कैसे हो जाएगा, देखो ये x और ये x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो a और b जो लिखा है उसको हम लोग प्लस करके पीछे x लिख देंगे और पीछे लिख देंगे b। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे बताओ इसका फॉर्मूला जैसे अप्लाई करना है, तो ये जो आपका वैल्यू है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू, जस्ट टाइम लेट्स से, ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से ये क्या आपका, ये है आपका a, ये क्या है आपका a, और ये आपका क्या है यहाँ पे, सॉरी ये है आपका x। सॉरी यहाँ एक मिनट, ये आपका क्या है यहाँ पे, इरेज कर लेते हैं और वापस टेक ए पेन एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर a, दिस इज योर व्हाट a, okay, and sorry this is your x, okay, and this is your what
ए, दिस इज योर ए, करेक्ट है। और ये क्या है आपका वापस एक एक्स है, सेम ही है ना दोनों, देखो फॉर्मूले के हिसाब से एक्स है। और ये आपका क्या है यहाँ पे, ये है आपका बी। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाना है। पहले देखो क्या है, एक्स का स्क्वायर, क्या लिखा हुआ एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9x का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है ए है, ठीक है। उस तरीके से फिर हमने लिखा -5t + 3t, मतलब -5t + 3t क्यों लिखा मैंने, मुझे बताओ। आपका यहाँ पे ए का वैल्यू क्या, ए का वैल्यू है आपका -5t। गलती से भी 5t मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूले में बीच में प्लस था, तो इसका मतलब जो भी अगर कोई साइन के साथ वैल्यू तो उसको साइन के साथ लिखना पड़ेगा, -5t। फिर यहाँ पे आपको कितना लिखना है 3t, क्योंकि आपका b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो b का वैल्यू क्या है आपका, b का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे 3t, ठीक है। और फिर क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे x था, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है 9x, तो आपने 9x से मल्टीप्लाई कर लिया, दैट्स इट। उसी तरह से आपको a और b को मल्टीप्लाई करना है। a का वैल्यू आपका कितना है -5t और b का वैल्यू आपका कितना है 3t, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे बताओ 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। उसकी तरह से -5 में से -5, ओके यहाँ पे देखो अभी अच्छे से ध्यान दो, -5 में से 3 गया तो कितना बचा, -2, और -2 इंटू ये बाहर देखो 9 भी लिखा हुआ, तो -9 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -18xt, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और t इंटू टी, देखो t इंटू टी क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे आंसर देख लिया, तो इसको प्रैक्टिस करते जाओ इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पूछा है कि फैक्टराइजेशन करना है। आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना आपको, कि अपना जो 343 है ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 7 का क्यूब, और 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब। तो आपको इस वाले को यहाँ पे लिख देना है, देखो 343 के जगह पे लिख दिया मैंने 7 का क्यूब और यहाँ लिख दिया 8 का क्यूब। अब देखो मैंने क्यूब कॉमन ले सकता हूँ, हमने इंडाइसिस मेथड में पढ़ रखा होगा आपने, यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब आपने अगर क्यूब कॉमन ही ले लिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखो इस फॉर्मूले को चेकआउट करो अच्छे से, ये फॉर्मूले को अच्छे से देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका ए, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बी। तो सारा का सारा वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते जाओ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ए के जगह पे पुट कर दिया 7m, देखो ए के जगह पे पुट कर दिया 7m, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है हमारा 7m, बी के जगह पे पुट कर दिया 8n। उसी तरीके से ए स्क्वायर मतलब 7m का स्क्वायर, उसी तरीके से ए बी मतलब 7m इंटू 8n, उसी तरीके से आपका बी का स्क्वायर मतलब 8n का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 7m और 8n तो कुछ कर ही नहीं सकते, देखो यहाँ पे m है यहाँ पे n है, तो आप माइनस नहीं कर सकते, दोनों जगह सेम वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना, तो नहीं कर सकते हो। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और m का स्क्वायर कितना हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है, दैट्स इट। उसी तरीके से 7 इंटू 8, देखो 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56, और m इंटू n कितना हो जाएगा mn, ठीक है। उसी तरीके से 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा n स्क्वायर, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया, और आप नोट डाउन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो मैं आपको बोलूँगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप में काफ़ी पेशेंस है, क्योंकि बड़े पेपर है, सेमिस्टर एक बड़ा पेपर होता है, 15 मार्क्स का पेपर होगा। तो हमने यहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो मोस्ट IMP है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सॉल्व किए। इसका हाफ पार्ट भी है जो आने वाला थोड़ी देर में, वो भी अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, यू कैन व्हाट्सअप मी ऑल्सो, और आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो। और वापस बता देता हूँ, वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है सारे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते रहो, इससे मोटिवेशन मिलता है, और डेफिनेटली आपको आगे आने वाले सेशन भी बहुत अच्छे लगेंगे और आपके लिए हेल्पफुल और फ्रूटफुल रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।